हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी होता क्या है? तो अगर हम यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी इज़ डिफाइंड एज द सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, या हम कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। कि मतलब हम अगर किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं तो वो डिज़ायर करने पे वो गुड हमें जब मिलता है तो वो हमें कितना सेटिस्फाई करता है। अब अगर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो और हम फटाफट से एक ग्लास पानी पी लें, तो वो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट सेटिस्फेक्शन इज़ द यूटिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। आगे हम बात करें द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। The concept of cardinal utility was given by Alfred Marshall in his book Principle of Economics। जो लोग यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये जो किसी भी थियोरी के ऑथर और वो कौन सी बुक में पब्लिश हुई थी वो थियोरी, वो सब कुछ लर्न करना ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल का मतलब होता है दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी क्वांटिफाइड, मतलब जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहता है कि जो यूटिलिटी होती है, जो हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी चीज़ से, उसको हम मेजर कर सकते हैं इन सम साइकोलॉजिकल यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। या हम जो यूटिलिटी किसी गुड की है उसको हम मनी की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मनी की टर्म्स में किसी चीज़ की यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का आइडिया वो एल्फ्रेड मार्शल ने ही अपनी जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था विद द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को पढ़ने के लिए हमारे पास जो एजम्पशंस ऐसी हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो यूटिलिटी है हम उसको कार्डिनली मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी कि कितने कितने रुपए की हमें सेटिस्फेक्शन मिली। सपोज़ करिए कि अगर हमने एक गिलास पानी पिया तो उस ग्लास पानी की जो कीमत थी वो हमारी यूटिलिटी हो गई। देन यूटिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट गुड्स कैन बी कंपेयर्ड, कि मतलब हमें अलग अलग गुड्स से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। कि मुझे अगर मेरे पास एक गिलास पानी है और एक गिलास जूस है या कुछ भी है, तो मैं अगर दोनों पीऊँगी तो दोनों में से मुझे किससे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, किससे कम यूटिलिटी मिलेगी, दैट कैन बी कंपेयर्ड। और एक कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और वो ये चीज़ें कंपेयर कर सकता है। देन द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, ये जो हाइपोथेसिस है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, ये कहता है कि हर एक चीज़ की यूटिलिटी एक दूसरे की यूटिलिटी से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर मैं एक गिलास पानी पी रही हूँ तो उसकी यूटिलिटी मुझे जो मिलेगी वो, अगर मैं एक पेन ख़रीदती हूँ तो वो पेन की यूटिलिटी से इंडिपेंडेंट है। या अगर मैं एक गिलास पानी पी रही हूँ तो उसका कोई भी जो सब्स्टिट्यूट गुड होगा या कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा, वो सारे उसकी यूटिलिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करते। मतलब हर एक गुड की अपनी अपनी यूटिलिटी है और वो अपना अपना इफ़ेक्ट इंसान के ऊपर छोड़ के जाती हैं। देन यूटिलिटीज़ आर एडिटिव। अब एडिटिव क्या होता है कि जो यूटिलिटीज़ हैं वो ऐड हो सकती हैं। मतलब अगर मेरे पास 3-4 गुड्स हैं, से पेन है, पेपर है, वाटर है, वाटर का ग्लास है, हैंकी है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट गुड्स से मुझे जो यूटिलिटी मिलेगी हम उनको ऐड कर सकते हैं। सो द यूटिलिटीज़ आर एडिटिव। आगे हमारे पास है द कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब
कहीं भी हम ये वर्ड पढ़ते हैं तो मार्जिनल का मतलब आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ स्ट्राइक होनी चाहिए कि हम एडिशनल यूनिट्स की बात कर रहे हैं या चेंजेस की बात कर रहे हैं या अगले यूनिट्स की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर मेरे पास 10 यूनिट्स हैं और मैंने किसी चीज़ की 11वीं यूनिट खरीदी, तो वो 11वीं यूनिट के आने से मेरे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ा, सिर्फ वो पर्टिकुलर जो नई एडिशनल यूनिट आई उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब भी हम कभी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड पढ़ते हैं तो मार्जिनल का मतलब यही होता है कि एडिशनल चीज़ का इफ़ेक्ट क्या हुआ। अब उन्होंने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि मतलब मनी हमारे पास जितना जितना और ऐड होता जाएगा उसकी यूटिलिटी हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो मनी की यूटिलिटी हमारे पास कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जितना भी हमारे पास मनी आता जाएगा उसके हिसाब से हमारे ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ठीक है अगर कम पैसा है तो भी ठीक है, ज़्यादा पैसा है तो भी ठीक है। देन वी हैव कंज्यूमर्स आर रैशनल, दे यूज़ द इंट्रोस्पेक्शन मेथड, कि जो कंज्यूमर्स हैं वो रैशनल है, दे एम टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। तो वो जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे कि वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप कि उनको कौन सा गुड सबसे ज़्यादा यूटिलिटी देगा। तो वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करके ये जान सकते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट वी हैव टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन obtained फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी। सपोज करिए हमने 10 पेन खरीदे, तो वो 10 के 10 पेन खरीदने पे हमें जो यूटिलिटी मिली वो टोटल ओवरऑल यूटिलिटी इज़ आवर टोटल यूटिलिटी। और अगर सपोज़ कीजिए पहले मेरे पास 8 पेन थे, फिर मैंने 9th पेन ख़रीदा, तो वो 9th पेन के एडिशन पे मुझे जो यूटिलिटी मिली दैट विल बी माई मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मेजर्स द एडिशनल सेटिस्फैक्शन gained from consuming one extra unit of the good or service। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ कहता है कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिक्रीजेस एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ इट। मतलब कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक गुड को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता जा रहा है तो वो हर एक एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी उसके लिए कम होती जा रही है। सपोज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो मैंने एक गिलास पानी पी लिया, अब उससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली और मेरी प्यास थोड़ी कम हो गई। अब अगर मुझे कोई कहेगा कि एक और गिलास पानी पी लो तो फिर भी मैं पी लूँगी, पर अगर उसके बाद मुझे कोई कहेगा कि और पानी पियो तो वो मेरे से नहीं पिया जाएगा क्योंकि मेरे लिए अब उसकी यूटिलिटी कम हो गई है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि सपोज़ करो आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, पिज़्ज़ा की आपने एक स्लाइस ली, बहुत अच्छा लगा, फिर उसके बाद सेकंड स्लाइस ली, थोड़ा सा आगे से कम आपको सेटिस्फैक्शन मिली पर आगे से कम मिली। और ऐसे ही आप जितनी और पिज़्ज़ा की स्लाइसेस खाते जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा जब जाके आपका पेट भर जाएगा। और अगर उसके बाद अगर आपको कोई कहेगा कि आप पिज़्ज़ा की स्लाइस खाओ तो वो ज़बरदस्ती वाला काम होगा कि कोई होगा ना कि कोई ठूस ठूस के खिलाए तभी जाके आप खाओगे, नहीं तो आपका खाने का मन नहीं करेगा, बिकॉज now you don't have the utility for an additional unit of pizza। next, ये जो टेबल है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद रेफरेंस टू दिस डायग्राम। ये डायग्राम आप पहले देखेंगे कि जैसे जैसे ये कप्स ऑफ टी कंज्यूम्ड पर डे है, एक इंसान कितनी टी एक दिन में ले रहा है, और ये टोटल यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट की जितनी यूटिलिटी सिंगल सिंगल यूटिलिटी हमें मिल रही है उन सबको ऐड करके जो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आई वो। Then we have marginal utility is given as change in total utility by change in quantity। ये जो triangle का जो ये sign होता है ना ये वाला, this is called delta which is a Greek alphabet। ये symbolize करता है change in anything।
अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूला की बात करें तो वो कहता है कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया व्हेन वी हैड द एडिशनल यूनिट, और टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कंज्यूमर 4 कप्स कंज्यूम कर रहा है टी के। फर्स्ट कप कंज्यूम करने में उनकी जो यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी थी वो थी 22, देन 27, देन 29, देन 28। अगर इसमें ये तो टोटल यूटिलिटी थी कि वो तो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, देखो क्वांटिटी तो हमारे पास 1 के साथ ही इंक्रीज़ हो रही है, तो ये डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। मेन चेंज आएगा न्यूमरेटर में। अब देखो 27 माइनस 22 कितनी मार्जिनल यूटिलिटी आई हमारे पास 5। फिर 29 माइनस 27 कितनी मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिली 2 की, 2 यूटिल्स हमें मिली। फिर 28 माइनस 29 माइनस 1। अब देख रहे हो कि पहले जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट टी का कंज्यूम करते जा रहे हैं, पहले हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई, 0 से 5 हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली। ठीक है, उसके बाद अगर हमें थर्ड कप हमें पीने के लिए कहा जा रहा है तो उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होने लग जाएगी, दैट इज़ 2 हो जाएगी। और उसके बाद अगर फिर से आपको ज़बरदस्ती की जाए तो भाई आपके लिए यूटिलिटी है ही नहीं, नेगेटिव है, ज़बरदस्ती धक्के से पी रहे हो आप और शायद उसको पी के आप बीमार भी हो जाओ। वो जो यूटिलिटी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली बहुत कम हो गई हमारे लिए, दैट इज़ -1। यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि it means that the total utility increases at a decreasing rate। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ तो हो रही है, पर जो इंक्रीज़ इसमें आ रहा है जैसे ये +5 का, +2 का, और फिर उसके बाद -1 का इंक्रीज़ आ रहा है, मतलब दिस इज़ डिक्रीजिंग। जो ये इंक्रीज़ हो रहा है टोटल यूटिलिटी में, इट इज़ एट अ डिक्रीजिंग रेट। और अगर इसी टेबल को अगर हम डायग्रामेटिकली पढ़ें तो वो है ये डायग्राम। यहाँ पे आप देखोगे ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम यूनिट्स या क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। देन ऑन दिस वाई एक्सिस इन द अपर पार्ट वी हैव टोटल यूटिलिटी एंड इन द लोअर पार्ट वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक चीज़ को कंज्यूम करता जा रहा है तो पहले तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। पर आप देख रहे हो कि वो पूरी तरीके से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, ये ऐसे बेंड हो रही है। जब ये ऐसे बेंड हो रही है इसका मतलब ये आ रहा है कि वो इंक्रीज़ तो हो रही है बट इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, कि जो एडिशन इसमें जो हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट के ऊपर एडिशन है। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी पे आ गया कि मतलब एक पॉइंट आएगा कि जब आपका पूरा सैटिएशन पॉइंट पहुंच जाएगा, आप उसके बाद अगर आपको कोई कहेगा कि ये आप ले लो, कोई गुड आप कंज्यूम कर लो, तो वो आपके लिए धक्के वाली बात होगी। और यहाँ पे you can see here that the consumer has reached his maximum टोटल यूटिलिटी। अब इसके बाद अगर उसको कहा जाएगा कि आप आगे और यूनिट्स कंज्यूम करो, मतलब आप 6th यूनिट और कंज्यूम करो, तो फिर उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे देखें तो जब तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी फिर भी कम होता जा रहा है। ठीक है, और जब मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो गई तब जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो हो गई ज़ीरो। और उसके बाद क्योंकि हमने बोला टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। सो आई होप दिस डायग्राम इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि इसको पढ़ने का हमारे पास फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमांड, शोज वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी हमने बोला कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एक चीज़ को, एक गुड को और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता जा रहा है, उसकी यूटिलिटी उस कंज्यूमर के लिए कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप किसी गुड को और ख़रीदते जा रहे हो
आपकी यूटिलिटी उसके लिए कम होती जा रही है। तो अगर आपको कोई कहेगा कि इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो आप बढ़ते हुए प्राइस पे तो उसको खरीदोगे नहीं। अगर कोई आपको कहेगा कि चलो पहले 10 रुपये थी पेन की कॉस्ट, अब अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट लेना चाहते हो मैं आपको 8 रुपये दे देता हूँ, तो अगर आपको कोई 8 रुपये मतलब कम करके प्राइस अगर आपको कोई देगा, तभी आप एडिशनल यूनिट उसकी लेने के लिए तैयार होगे, नहीं तो आप नहीं तैयार होगे, क्योंकि आपके लिए तो उसकी यूटिलिटी पेन की कम होती जा रही है। सो अगर आप कोई भी गुड की जो एक्स्ट्रा यूनिट्स लेना चाहोगे, वो तभी आप लोगे जब आपको वो अब कम प्राइस पे मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप करती है। देन वी हैव दैट इट एक्सप्लेन्स द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और द वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैराडॉक्स है। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, उनको एक बात ना बहुत तंग कर रही थी कि वाटर जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ऑलमोस्ट फ्री क्यों मिलता है, और जो डायमंड है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, पर वो इतना महंगा क्यों मिलता है। इस बात का जवाब कुछ सालों बाद एल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ दिया। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अगर हम सीधी भाषा में बात करें उसका मतलब क्या है, तो मतलब ये ही है इसका कि अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू हमारे लिए कम होती जाती है। वैसे ही अगर हम वाटर की बात करें, वाटर तो इतना अबंडेंटली हमारे पास अवेलेबल है, जितना ज़्यादा उसको उसको कंज्यूम करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू हमारे लिए कम होगी। पर डायमंड जो है वो एक रेयर चीज़ है, इट इज़ अ रेयर एलिमेंट, और अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इट इज़ रेयर। सो वाटर डायमंड पैराडॉक्स या डायमंड वाटर पैराडॉक्स और पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक ना आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि जब भी हम किसी थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए ना आप पहले अजम्पशंस को देख लीजिए। ज़्यादातर जो लिमिटेशंस होती है ना वो अजम्पशंस में से निकल जाती हैं, क्योंकि अजम्पशंस क्यों किसी थ्योरी के लिए अजम्पशंस बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर दें, और जितनी अजम्पशंस हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई वो थ्योरी होती जाएगी, और वो उतनी ज़्यादा रियलिटी से दूर होती जाएगी। और अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस की बात करें, तो पहले तो वो कहता है कि assumes rational behavior which may or may not always hold, कि वो कहता है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, वो कैलकुलेटिंग है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी और कौन सी चीज़ नहीं देगी, और वैसे ही वो अपनी जो यूटिलिटी है उसको कंपेयर कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हो, तो आप पहले ये तो नहीं देखते ना कि मुझे ये चीज़ कितना सेटिस्फाई करेगी और कितना नहीं करेगी। आपको वो चीज़ पसंद आ गई और आपने ले ली, या आपके बेसिक सर्वाइवल के लिए वो चीज़ ज़रूरी है तो आपने उसको लेना ही लेना है। तो चाहे उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम हो या ज़्यादा हो, आपने तो उसको लेना ही है। सो दिस assumption does not hold correct, okay? देन वी हैव यूटिलिटी इज़ इमेजरेबल। तो आपको किसी गुड को कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो आप मेजर तो नहीं कर सकते ना। पर जो ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है, ये कहता है कि यूटिलिटी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, वो कार्डिनली हम उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट। देन यूटिलिटीज़ कांट बी एडिटिव। पहली बात तो अगर जब कोई यूटिलिटी मेजरेबल ही नहीं है, हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको ऐड कैसे करेंगे, राइट? सो यूटिलिटीज़ कांट बी एडिटिव, मतलब वो ऐड ही नहीं हो सकती, तो ये अजम्पशन भी गलत हो गई। देन वी हैव कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ रॉन्ग। एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जो यूटिलिटी है हम उसको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो अब उनसे कोई पूछ के आए कि आप कैसे कार्डिनल टर्म्स में, कार्डिनल यूटिलिटी को आप कैसे मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं।
ओके, देन वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांट बी कांस्टेंट। अब ये देखो, ये तो बहुत ही बड़ा फ्लॉ है इस जो थ्योरी का। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आता जा रहा है, आपके पास एडिशनल यूनिट मनी की आती जा रही है, तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए कांस्टेंट तो रह ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो फिर उसकी मनी की यूटिलिटी हमारे लिए थोड़ी कम हो जाती है और हम उसको केयरलेसली स्पेंड करने लग जाते हैं। ठीक है, कि हम कहीं भी उसको स्पेंड कर सकते हैं। पर अगर आपके पास मनी कम होता जा रहा है, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप उसको संभाल के खर्चेंगे, आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए ही उनको खर्चेंगे। तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इस केस में, जब आपके पास पैसे कम हैं, तब उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। सो इट कैन नॉट बी कांस्टेंट, कि अगर आपके पास एडिशनल यूनिट मनी की आती जा रही है, उसकी जो यूटिलिटी है वो आपके लिए कांस्टेंट नहीं रह सकती। then the hypothesis of independent utilities is not correct। एल्फ्रेड मार्शल ने फिर से कहा कि हर एक गुड की जो यूटिलिटी है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। पर अगर आपने देखा होगा, जो हमने द थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ी, उसमें हमने कहा था कि गुड्स are related to each other. They can be substitute goods or they can be related in the form of complements. So goods are related to each other। अगर हम इसकी बात करें तो फिर जो यूटिलिटीज़ हैं वो किसी भी गुड्स की इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती एक दूसरे से। सो दिस अजम्पशन कि यूटिलिटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर also becomes invalid। So ये थी limitations of law of diminishing marginal utility। I hope that I was able to clarify this theory to you। If you have any doubts, don't hesitate to mention them in the comment box। I'll try to answer as many as I can। Thank you for watching। Bye।